This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। कल बच्चे मैं आप लोगों के साथ मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज स्टार्ट की थी डिस्कस करना। ठीक है जी बच्चे। तो कल अनफॉर्चुनेटली नेटवर्किंग की प्रॉब्लम की वजह से हम अपना लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मैं जहां से हमने स्किप किया था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। बल्कि मैं ऐसा करता हूं, एंट्री से स्टार्ट करता हूं। जिन बच्चों ने कल लेक्चर नहीं लिया था या वो नहीं ले पाए लेक्चर, ताकि उनको किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी बच्चे। तो लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया होगा। ऐसा ही है जी बच्चे। तहजीब बच्चे, मेरी बात हुई थी आफाक से, मैं वेट करता रहा लेकिन वो इशू रिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर काफी टाइम के बाद इशू रिजॉल्व हुआ, लेकिन अब वो 2-3 आवर्स, अब वो मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं है क्योंकि मैंने वो नोट ही नहीं किया कब इशू रिजॉल्व हुआ। लेकिन 1 बजे तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था, इस वजह से मैं भी वेट करता रहा, लेकिन आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। ठीक है जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमने बनाना सीखा था। अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट करते हैं। मैं एंट्रीज इस पेज पे पोस्ट करने लगा हूं आप लोगों के सामने। अच्छा बच्चे, सबसे पहले जनरल एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड करने लगे मुझे। सबसे पहले बच्चे, एट कमेंसमेंट डेट, यकम जनवरी 2016, एट कमेंसमेंट डेट। हमने लीज को रिकॉग्नाइज करना है। सिर्फ 1 मिनट है, ये क्या इशू है जी। एट कमेंसमेंट डेट हमने लीज को लीज रिकॉग्निशन, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब इसकी एंट्री क्या होगी बच्चे? लीज रिकॉग्निशन की राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट करेंगे, राइट ऑफ यूज एसेट इसको डेबिट करेंगे, और बच्चे क्रेडिट करेंगे लीज लायबिलिटी। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक हो गया। अब ये आपके सामने शेड्यूल है। हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि हम एट कमेंसमेंट डेट पे एसेट को और लायबिलिटी को मेजर करेंगे, और मेजर करते हुए हमने किस वैल्यू पे मेजर करना है। ये कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया था, मैं अगेन रिकॉल कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा है कि मैं पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा समझाऊं। तो हम मेजरमेंट सीखने लगे हैं बच्चों।
जहां पे आपको प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लीजिएगा। मेजरमेंट बच्चे दो मेजरमेंट्स, एक है बच्चे इनिशियल मेजरमेंट और सेकेंडली बच्चे सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, इसके हैंडआउट्स कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए होंगे। अब इनिशियल मेजरमेंट बच्चे एट कमेंसमेंट डेट, इनके सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। एट कमेंसमेंट डेट, ठीक हो गए बच्चे। सब्सीक्वेंट पीरियड में जब भी मेजर किया जाए वो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कहलाएगी। एट कमेंसमेंट डेट इसकी मेजरमेंट इनिशियल मेजरमेंट कहलाएगी। अब एट कमेंसमेंट डेट हमने मेजर करना है राइट ऑफ यूज एसेट को भी और साथ ही साथ बच्चे लीज लायबिलिटी, राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी, इन दोनों को मेजर करना। अच्छा, अब राइट ऑफ यूज एसेट में हमें चार बातों का ख्याल रखना है। अरे एक बच्चे का मैसेज आया कि वो कह रहा है मीटिंग ये अनलॉक कर। जी बच्चे, बच्चे राइट ऑफ यूज एसेट में चार बातों का हमें ख्याल रखना है। वो चारों बातें सम ऑफ होके राइट ऑफ यूज एसेट की फिगर हम डिटरमिन करेंगे। इन केस क्वेश्चन में उनमें से तीन बातें मौजूद हैं, एक बात नहीं है तो हम तीनों को सम करेंगे। अगर दो गिवन है तो दो को, और अगर सिर्फ एक ही बात मौजूद है तो सिर्फ उसी को बेस बना के राइट ऑफ यूज एसेट को इनिशियली मेजर करेंगे। लेकिन मैक्सिमम कितनी बातें हो सकती हैं? IFRS 16 ने कहा है 4। सबसे पहली बात राइट ऑफ यूज एसेट में सबसे पहली बात, ठीक है जी बच्चे, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, इसको मैं कह देता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। सबसे पहले आपने ये देखना है। सेकेंडली बच्चे, यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? सेकेंड वन, एनी पेमेंट मेड एट और बिफोर commencement डेट। commencement डेट पे या commencement डेट से पहले आपने कोई भी पेमेंट अगर कर दी है तो वो भी आपने शामिल कर लेनी है बच्चे। थर्ड वन, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम IDC कहते हैं। IDC ये जस्ट लाइक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, और किसकी? लीज की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। थर्ड वन के बाद बचे फोर्थ वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, डीकमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक होगा जी बच्चे? तो बच्चे हमने चार इंपॉर्टेंट बातें समझी राइट ऑफ यूज एसेट को इनिशियली मेजर करने के लिए। पहली बात, सबसे पहले एट कमेंसमेंट डेट पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की फिगर होगी या इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी की फिगर, हमने कोई भी पेमेंट कमेंसमेंट डेट पे या कमेंसमेंट डेट से पहले उस लीज के अकॉर्डिंग या लीज की मद में हमने पे कर दी हुई है। एनी पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट।
थर्ड वन बच्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, IDC. फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, present value of dismantling cost or provision of decommissioning or dismantling cost. डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होता है बच्चे? आपने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया लैंड पे और उसकी इंस्टॉलेशन का अच्छा खासा प्रोसेस होता है। आफ्टर यूजफुल लाइफ आप उन्हें जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, जमीन से दोबारा खत्म करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, डिस इंस्टॉल करेंगे, तो आपको उस जमीन को उसी ग्राउंड को उसी लेवल पे करना है। वो कॉस्ट उसी लेवल पे लाने के लिए आपको जो कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी वो कॉस्ट कहलाएगी डीकमीशनिंग कॉस्ट, या इसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। आपको हमेशा इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया, आफ्टर 5 इयर्स आपको इसे डिसमेंटल करना है। 5 इयर्स, 5th ईयर के एंड पे जब आप उसे डिसमेंटल करेंगे, टोटल कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ेगी 100 मिलियन रुपीस। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत बड़ी फिगर मैंने अज्यूम की है। आपने 100 मिलियन फिगर नहीं लेनी। आप जब मेजर कर रहे हैं उस प्लांट एंड मशीनरी को रिकॉर्ड करते के वक्त, आपने उस 100 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करनी है। आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करना बच्चे, ठीक है ना बच्चे? तो बच्चे ये आप लोगों को बातें याद रह जाएंगी बिल्कुल। आपको साथ जो मैंने नोट शेयर किया IFRS 16 के, उसमें मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, उसमें राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट की वर्किंग करते हुए हमें किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करना है, वो तमाम की तमाम बातें लिखी, उसमें ये चारों बातें मौजूद है। आप जरूर देखिएगा उसे बच्चे अच्छे तरीके से। ठीक हो गया जी बच्चे? अब बच्चे इसकी एंट्री क्या पोस्ट होती है, एंट्री भी मैं बता दूं साथ ही। एंट्री होती है बच्चे राइट ऑफ यूज एसेट को मैं ROU एसेट लिख रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है जी बच्चे, ROU एसेट। अच्छा बच्चे, हम क्रेडिट करेंगे लीज लायबिलिटी को, पूरी की पूरी एंट्री बता रहा हूं। बैंक को भी क्रेडिट करेंगे बच्चे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा, अब बैंक में क्या कौन कौन सी फिगर्स? यहां पे बच्चे सबसे पहले जो पेमेंट की हुई है उसकी फिगर होगी, और IDC की फिगर यहां पे होगी। इसका एनालिसिस ओवरऑल क्या होगा? इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास एक ही फिगर गिवन है, वो है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। देखिएगा इस क्वेश्चन में किसी भी टाइम पे एग्जामिनर ने हमें ये नहीं बताया कि हमने एट कमेंसमेंट डेट या कमेंसमेंट डेट से पहले 7710 के अलावा कोई और पेमेंट भी की हुई है। अच्छा, दूसरी बात, एग्जामिनर ने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। थर्ड वन, एग्जामिनर ने डिसमेंटलिंग कॉस्ट की भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो हमारे पास क्या है? जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम सिर्फ उसी पे ही राइट ऑफ यूज एसेट को मेजर करते हैं। तो हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक हो गया जी बच्चे? जी हसनैन शिबाज साहब, बच्चे पूछिएगा। बताइए तो ये सर, ये 2000 डाउन पेमेंट सर। 2000 डाउन पेमेंट जो आप कर रहे हो वो 7710 का ही पार्ट है, ठीक है ना? ओके सर। नॉट अदर देन 7710 आपने कोई पेमेंट की हुई है। देखिए मैं भी आपको लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से भी ये बात समझा देता हूं। ये देखिएगा, आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से स्टार्ट किया, इसी में से 2000 रुपीज पे किए, फिर रिमेनिंग बैलेंस 5710। जी हसनैन बच्चे, आपको मैं बात समझा पाया हूं बच्चे?
बात क्लियर हो गई है? तो हम जी सर किस पे क्लियर। मेजर करेंगे? 7710, क्योंकि इसके अलावा कोई और फिगर तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये फिगर बचे 7710 7710। इसका एनालिसिस भी साथ ही कर लेते हैं बच्चे। इंक्रीज इन एसेट, जी बच्चे हफ्सानूर बच्चे ये उसी से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी 1 जनवरी 2016 पे हमारी पहली एंट्री होगी। अच्छा बच्चे अब सेकंड वन एंट्री 1 जनवरी 2016 में हमने डाउन पेमेंट की है। अब डाउन पेमेंट की एंट्री भी बचे, जी बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी? लीज लायबिलिटी, इसको डेबिट करें बच्चे और बैंक को क्रेडिट करते हैं। लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? 2000 रुपीज। 2000 रुपीज। इसका एनालिसिस क्या होगा बच्चे? एनालिसिस हुआ, लायबिलिटी कम हो गई और साथ ही साथ एसेट भी कम हो गया। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? सब बातें क्लियर है? अच्छा बच्चे अब इसके बाद हमें एंट्री पोस्ट करनी है 31 दिसंबर 2016। वो है फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री या इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसकी एंट्री बच्चे हमें पोस्ट करनी है। अच्छा बच्चे अब इसके लिए हमें सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट समझना। इनिशियल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने लीज लायबिलिटी के अलावा राइट ऑफ यूज एसेट का समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में दो बातें। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट राइट ऑफ यूज एसेट की और बच्चे लीज लायबिलिटी, इन दोनों की सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सबसे पहले मैं बात करने लगा हूं लीज लायबिलिटी की सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इसमें पहली बात, लीज लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के टाइम पे। वो क्यों इंक्रीज करती है? वो इंक्रीज करती है इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से। आईएफआरएस 16 ने हमें बताया कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से लीज लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा फिर उसके बाद आईएफआरएस 16 ने कहा लीज लायबिलिटी की वैल्यू कम भी हो सकती है। हमने कहा वो कब होगी कम? जी बच्चे लीज लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी जब पेमेंट कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? पेमेंट। ठीक है जी बच्चे। अच्छा और थर्ड वन एक कॉन्सेप्ट है रीमेजरमेंट का, वो हमारे सिलेबस का नहीं है, सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं रीमेजरमेंट। वो इंडेक्स रेट के चेंज होने की वजह से। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे हमें इंक्रीज और डिक्रीज इसके कॉन्सेप्ट को अब समझना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से लीज लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। याद है ना आपको बच्चे? तो एंट्री क्या बच्चे पोस्ट करेंगे? एंट्री पोस्ट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और बच्चे हम क्रेडिट किसे करेंगे? लीज लायबिलिटी को। अच्छा यहाँ पे आप एक्रूड एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट पेबल। ठीक है ना? बेसिकली एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल और एक्रूड इंटरेस्ट, ज्यादा प्रेफरेबली ये एंट्री है। अच्छा अब इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से हमें मिलेगी। तो 31 दिसंबर 2016 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस 857 अमाउंट। कितनी अमाउंट है? 857। इंटरेस्ट एक्सपेंस की 857। अच्छा बच्चे इसका एनालिसिस, एक्सपेंस बढ़ गया साथ ही साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई, अभी हमने पढ़ा है जी, शाबाश। इसके बाद बच्चे 31 दिसंबर 2016। अब
पेमेंट हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, पेमेंट। 31 दिसंबर 2016 में पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही है बच्चे। ठीक है जी बच्चे, किसकी पेमेंट हो रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बच्चे मैंने कंसोलिडेशन करवा दिया हुआ है कंप्लीट, और लीज का ये सेकंड क्लास है। पहले फ्राइडे की क्लास ली थी मैंने 45 मिनट्स की, अब ये सेकंड क्लास में लीज की डिस्कस कर रहा हूँ। कंसोलिडेशन का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों ने और भी ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने भी कंसोलिडेशन का टॉपिक नहीं पढ़ा, तो मैंने उनसे कमिट किया हुआ है कि मैं कंसोलिडेशन का पूरा टॉपिक उनको रिवाइज करवा दूँ। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चे आप याद कीजिएगा, अभी हमने पढ़ा है कि लीज लायबिलिटी इंक्रीज होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, डिक्रीज होगी पेमेंट की वजह से। तो अब हमें पेमेंट की एंट्री समझनी है। पेमेंट की एंट्री क्या है, बड़ी ही सिंपल सी, लीज लायबिलिटी बच्चे डेबिट हो जाएगी, लीज लायबिलिटी के अमाउंट को हम डेबिट करेंगे और बच्चे बैंक को क्रेडिट कर देंगे। लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। लीज लायबिलिटी की अमाउंट कितने से डेबिट होगी, 2000 रुपीज से, और 2000 रुपीज से बैंक की अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। बच्चे इसका एनालिसिस क्या हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, याद आई बात, अभी हमने पढ़ा है लायबिलिटी डिक्रीज होगी जब हम पेमेंट करेंगे। तो देखिए एनालिसिस में मैंने आपके सामने लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और साथ ही साथ एसेट भी डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब ये लीज लायबिलिटी में 2000 में इंटरेस्ट एक्सपेंस है 857 का, रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बन रही है, वो 1143, वो प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं इसकी कंपाउंड एंट्री आपको करके देता हूं ताकि आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इसकी कंपाउंड एंट्री क्या होगी। ये इसकी कंपाउंड एंट्री में करने लगा हूं। ठीक है जी बच्चे, तवज्जो कीजिएगा। कंपाउंड एंट्री में बच्चे हम सबसे पहले डेबिट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को 857 से, लीज लायबिलिटी को बच्चे डेबिट करेंगे, जी बिल्कुल ठीक है बच्चे, 1143 मुस्तजाब, और बैंक को बच्चे क्रेडिट कर देंगे 2000 से। इसका एनालिसिस बच्चे, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन लायबिलिटी, और साथ ही साथ डिक्रीज इन एसेट। और ये याद रखना ये कौन सी एंट्री मैंने पोस्ट की है, कंपाउंड एंट्री है, दोनों की मिला के कंपाउंड एंट्री पोस्ट की हुई है, सिर्फ समझाते हुए। अगर आप मेरे से पूछेंगे प्रेफरेबली कौन सी एंट्री पोस्ट करनी चाहिए आपको मैं कहूंगा इंडिविजुअली सेपरेट एंट्री पोस्ट कीजिएगा। उसकी रीजन क्या है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये बात समझाता जाऊंगा। बच्चे यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब 31 दिसंबर 2016, अब हमें एंट्री पोस्ट करनी है डेप्रीसिएशन की, राइट ऑफ यूज एसेट। उसके लिए हमें रूल पहले पता होना चाहिए सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का, राइट ऑफ यूज एसेट के। ठीक है जी बच्चे, राइट ऑफ यूज एसेट के सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का रूल हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि राइट ऑफ यूज एसेट को मेजर किया जाता है सब्सीक्वेंट, दो मॉडल्स हैं उनमें से किसी एक मॉडल को फॉलो करते हुए। कितने मॉडल्स हैं, दो। एक मॉडल कहलाता है बच्चे कॉस्ट मॉडल, फर्स्ट वन मॉडल क्या कहलाता है, कॉस्ट मॉडल, और दूसरा मॉडल कहलाता है बच्चे रिवैल्यूएशन मॉडल। कितने मॉडल्स हैं बच्चे, दो मॉडल है, एक मॉडल कहलाता है कॉस्ट मॉडल और दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा बच्चे, कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, कॉस्ट इसमें से लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसमें से लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, उसकी फिगर को। ठीक हो गया जी बच्चे।
कोई कंफ्यूजन? अच्छा बच्चे, अब रिवैल्यूएशन मॉडल की सिचुएशन में हम फेयर वैल्यू इसमें से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट और माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। subsequent measurement of right of use asset। अच्छा, अब IFRS 16 क्या हमें गाइड करता है कि हमें कौन सा मॉडल कब यूज करना है? पहली बात, IFRS 16 प्रेफर करता है कॉस्ट मॉडल। सेकेंडली, IFRS 16 कहता है कि आप याद करें, आपने IAS 16 पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपने ये भी बात पढ़ी है कि जब भी रिवैल्यूएशन होगी तो रिवैल्यूएशन पूरी क्लास पे अप्लाई करनी है आपने। क्या मतलब? अगर आप एक बिल्डिंग को रिवैल्यू कर रहे हैं तो पूरी क्लास ऑफ बिल्डिंग या पूरी क्लास ऑफ एसेट से क्या मुराद है, जितनी भी बिल्डिंग्स है सारी रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक रिपोर्ट होगी। अच्छा, अब इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो बिल्डिंग आपकी अपनी है या आपने वो बिल्डिंग लीज पे ली हुई है, अब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने ऑन बिल्डिंग को रीवैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट किया हुआ है, तो आपने अगर कोई बिल्डिंग लीज पे ली तो आपने होल क्लास ऑफ एसेट की डेफिनेशन के मुताबिक वो लीज्ड बिल्डिंग को भी किस पे रिपोर्ट करना है? रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक। समझ आ गई बच्चे बात? इसी तरह से गाड़ियां आपके पास मौजूद है कॉस्ट मॉडल पे, तो आप लीज पे अगर कोई गाड़ी लेंगे तो कॉस्ट मॉडल पे रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर गाड़ियां आपकी रिवैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट हो रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन IFRS 16 के मुताबिक भी आप राइट ऑफ यूज एसेट के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए जो मॉडल फॉलो करेंगे वो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे, जिसे हम रिवैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं। बच्चे बात क्लियर हो गई है? कॉस्ट मॉडल है तो होल क्लास ऑफ एसेट में क्लास कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल है तो होल क्लास ऑफ एसेट के लिए फेयर वैल्यू मॉडल, जिसे हम रिवैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं। यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई? अच्छा, अब नेक्स्ट हमें कंप्यूटेशन करनी है डेप्रिसिएशन की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहीं पे करते थे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए बच्चे रूल समझिएगा। सबसे पहले आपने यूजफुल लाइफ को बेस बनाते हुए डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है। यूजफुल लाइफ को बेस बनाते हुए डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है। कब करनी है? इफ, पहली बात, ट्रांसफर of asset from lessor to lessee at the end of lease term। लीज की मुद्दत खत्म हो गई, लीज की मुद्दत खत्म होते ही लेसर ने वो एसेट लेसी को ट्रांसफर कर दिया, जाओ लेसी ये तुम्हारा ही एसेट है अब से। अब लेसी ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट यूजफुल लाइफ पे करनी है। ये बात क्लियर हो गई? लेसी डेप्रिसिएशन किसको बेस बनाते हुए कंप्यूट करेगा? यूजफुल लाइफ को। अच्छा, दूसरी बात, ये बात अब समझिएगा। परचेज ऑप्शन, अगर एग्जामिनर आपको कह दे कि लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एट द एंड ऑफ लीज टर्म उस एसेट को लेसर से कुछ पैसे दे के खरीद भी सकता है, इसे हम कहते हैं परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेसी लेसर को कुछ पैसे पे करेगा और वो एसेट उससे खरीद लेगा, इसे हम कहते हैं परचेज ऑप्शन। अगर परचेज ऑप्शन मौजूद है लेसी के पास, तब भी लेसी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए बेस किसको बनाएगा? यूजफुल लाइफ।
किसको बनाएगा? यूजफुल लाइफ। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ना ही ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ना ही परचेज ऑप्शन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर ये इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो तो ये और की सिचुएशन बन गई है। और फिर हमें क्या करना है? अगर यूजफुल लाइफ नहीं है, यूजफुल लाइफ बेस नहीं बन रही, वो क्यों नहीं बन रही? ट्रांसफर ऑफ एसेट भी नहीं हो रहा, एसेट की ट्रांसफर भी नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन भी नहीं गिवन। तो फिर बच्चे हमें क्या करना है? हमें अर्लियर ऑफ को बेस बनाना है। किसको बनाना है बच्चे? अर्लियर ऑफ, जिसे हम शॉर्टर ऑफ भी कह सकते हैं। दो बातें, पहली यूजफुल लाइफ, सेकंड वन बच्चे लीज टर्म। ठीक हो गया ना बच्चे? फिर आपने अर्लियर ऑफ लेना है, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, ये है। और अब मैं उसके एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं बच्चे। लेट्स सपोज यूजफुल लाइफ है, लेट्स सपोज ना ही क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, ना ही परचेज ऑप्शन गिवन है। यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स और लीज टर्म है 4 इयर्स। आप मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हुए किसको बेस बनाएंगे, यूजफुल लाइफ को या लीज टर्म? सर लीज टर्म को। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, 4 इयर्स। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट हम कह देते हैं यूजफुल लाइफ है 6 इयर्स और लीज टर्म है 8 इयर्स। अब किसको बेस बनाएंगे बच्चे? सर यूजफुल लाइफ को। बिल्कुल ठीक हो गया जी, यूजफुल लाइफ को 6 इयर्स को बेस बनाएंगे। जो कम टाइम पीरियड बनेगा तहजीब, जो कम टाइम पीरियड बनेगा उसको आपने बेस बनाना है। ऐसा क्यों है? इस पैराग्राफ की एक पूरी लॉजिक है। मैं आपको कोशिश करता हूं 1 से 2 मिनट में समझाने की, उम्मीद है आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी। अब जरा आप लोगों ने तवज्जो करनी है। तहजीब, आप ना जरा कंसंट्रेट कीजिएगा और साथ साथ मुझे रिस्पॉन्स भी दीजिएगा। बच्चे, अगर एक पर्सन, एक साहब है, ये एक साहब, ये बैंक के पास गए और इन्होंने जाके बैंक से एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लीज पे एक्वायर कर लिया। बैंक एट द एंड ऑफ लीज टर्म इनको ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देगा, मालिक ये बन जाएंगे। और इनका प्लान है कि इन्होंने एसेट को 10 साल इस्तेमाल करना है और इस तरह का एसेट 10 साल ही इस्तेमाल होता है, उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स होती है और इसकी लीज टर्म है 6 इयर्स, 6 साल की मुद्दत है। अब मुझे बताएं, एसेट तो इस भाई साहब के पास ही रहना है ना? जब एसेट इन भाई साहब के पास रहना है, 6 साल लीज के पैसे देने के बाद अगले 4 साल भी एसेट इन्हीं के पास रहना है, तो फिर बेहतर नहीं है आप यूजफुल लाइफ पे इन्हें डेप्रिशिएट करने दें? क्योंकि एसेट तो रहना ही इन्हीं के पास है, इन्हीं को ट्रांसफर हो जानी है ओनरशिप और इन्होंने 10 साल तक उस एसेट को इस्तेमाल करना है। या इनको ये ऑप्शन मिल जाए कि आप एसेट खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं, लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। तो तब भी आपने किसको बेस बना लेना? यूजफुल लाइफ को, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस एसेट को एक्वायर कर लेंगे, सर्टेन है कि एक्वायर कर लेंगे। अच्छा बच्चे, अब अर्लियर ऑफ की सिचुएशन कब यूज की जाती है? जब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं हो रही, एसेट ने ट्रांसफर नहीं होना एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेसर से लेसी के पास। ये भाई साहब कहते हैं मैं तो 10 साल तक इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आपको इस्तेमाल का हक तो 6 साल के लिए बैंक ने दिया है, इससे ज्यादा तो आपके पास हक ही नहीं है। तो अब आप क्या करें? 10 साल को बेस बनाते हुए डेप्रिसिएशन कंप्यूट करें। क्या ये लॉजिकल है? ये ठीक होगी बात?
नहीं, अब ठीक है, जितने पीरियड के लिए आपको राइट मिला आप उतने पीरियड के लिए चार्ज करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल, मैं इसी एग्जांपल को चेंज कर देता हूं। वो कहते हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैंक से लीज पे लिया, इन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी हम 5 साल तक एसेट इस्तेमाल करते हैं। बैंक ने इन भाई साहब को लीज पे एसेट 6 इयर्स के लिए दिया था। अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल ही 5 इयर्स के लिए करते हैं, हमारी यूजफुल लाइफ हमारे मुताबिक है ही 5 इयर्स। तो आप मुझे बताएं कि अब 6 इयर्स बेस बनाना लॉजिकल होगा? इन दोनों में से जो कम मुद्दत बन रही है आप उसको बेस बनाते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो ये है अर्लियर ऑफ या शॉर्टर ऑफ का कॉन्सेप्ट। हाँ जी बच्चे, शेराज अगर दोनों ही इक्वल हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो हमें कोई बहुत ज्यादा सोचो विचार करने की जरूरत ही नहीं है, आप बेस बना के कैलकुलेट कर दें। आप यूजफुल लाइफ लिख दें, लीज टर्म लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्लिक्ट ही नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम तब आएगी जब दोनों की टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा। जी तहजीब, मैं आपको बात समझा पाया हूं बच्चे? आपको बात क्लियर हुई है? जी, अगर एसेट ट्रांसफर हो रहा हो या परचेज ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन हो तो यूजफुल लाइफ, ना ही एसेट ट्रांसफर हो रहा है, क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मालूमात नहीं गिवन, ना ही परचेज ऑप्शन की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर आपने अर्लियर ऑफ की सिचुएशन जो कम टाइम पीरियड है उसको बेस बना लेना। यूजफुल लाइफ कम है तो उसको बेस बना लेना, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लीज टर्म को बेस बनाया, सेकेंड वन एग्जांपल में हमने यूजफुल लाइफ को बेस बनाया। इनमें से जो कम टाइम पीरियड बनेगा उसको बेस बना लेना। अच्छा, परचेज ऑप्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और ये सर्टन हो, ये सर्टन हमें पता चल जाता है। अगर क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये अजम्पशन लेंगे कि वो परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। अच्छा, अब अगर वो हमें इंफॉर्मेशन दे दे, वो कहे जी परचेज ऑप्शन है कि आप 2 लाख रुपया दे के एसेट खरीद दें और उस दिन उस एसेट की वैल्यू 4 लाख रुपया होगी, फेयर वैल्यू उसकी 4 लाख रुपए होगी। आप मुझे बताएं तहजीब, इस भाई साहब को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। इन्होंने इस्तेमाल नहीं भी करना फिर भी करनी चाहिए। वो क्यों नहीं इस्तेमाल करना? 2 लाख रुपए दे के खरीद ले, मार्केट में 4 लाख रुपए में बेच दे, 2 लाख रुपए का तो प्रॉफिट मिल जाएगा इन्हें। तो सर्टन है ना ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर हमें एग्जाम में प्रोवाइड कर देता है। जब मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं जाना, ट्रिक खेलेंगे परेशान हो जाएंगे। जी तहजीब, बच्चे बात समझ में आ गई है? नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, सोचो विचार से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की हद तक थोड़ा सा अपने आप को स्क्वीज कीजिए, ठीक है? चलें जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अब मुझे बताएं, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाना चाहा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, आप लोगों को मैं समझा पाया हूं? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ये पैरा 32 है IFRS 16 का, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आप साथ साथ इसकी रीडिंग भी कीजिएगा, मैं आपको रेफर करता जाऊंगा। आज मेरे पास हैंडआउट सॉफ्ट में मौजूद नहीं है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट से कोशिश जरूर करूंगा कि अपने पास सॉफ्ट कॉपी ओपन रखूं, साथ ही आपको करूं ये पैराग्राफ भी पढ़ लो आप, ताकि आप लोगों को क्लास में मैक्सिमम जितनी भी रीडिंग का काम है ना आपका वो मुकम्मल हो जाए। आपका ये ओपन बुक पेपर है, आपने रिटेंशन किसी चीज की नहीं करनी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने आपने, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, ठीक है ना बच्चे? जी बच्चे, मुस्तजाब बच्चे, ये अवेलेबल है, बुक शॉप पे अवेलेबल है। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम एंट्री पोस्ट करें बच्चे। पैरा 2, पैरा 32 IFRS 16 का, जब मैं वर्ड बोलता हूं ना पैरा, समीउल्लाह, जब मैं वर्ड बोलता हूं ना पैरा, पैरा का मतलब है IFRS 16 का पैरा 32। मैं इंशाल्लाह सॉफ्ट फॉर्म में भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। नहीं बच्चे, ओपन बुक का मतलब है हैंडबुक, ओपन हैंडबुक। हैंडबुक ये कि IFRS की किताबें, 5 किताबें IFRS की, वो 5 किताबें आप एग्जाम में लेके जा सकते,
आप अपनी स्टडी टेक्स्ट नहीं लेके जा सकते हो, पास पेपर्स नहीं लेके जा सकते हो, वो आप लेके जाएंगे BFD के अंदर। फाइनल का एग्जाम है CFAP 4, उस पेपर में आप ओपन बुक पॉलिसी है, कोई सी 3 किताबें आप लेके जा सकते हैं और उसमें पास पेपर्स भी जा रहे होते हैं, स्टडी नोट्स भी, जो कुछ भी आप लेके जाना चाहते हैं, 3 बुक्स आपको अलाउ, वो सिर्फ उस केस में। बाकी में हैंड बुक है, ये हैंड बुक है। ठीक होगा जी बच्चे? चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट मौजूद है? सबसे लास्ट लाइन पढ़नी है क्योंकि वक्त हमारे पास शॉर्ट है, सबसे आखिरी लाइन पढ़े, आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। ओनरशिप ऑफ एसेट टू बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म, मिल गई ये बात। अब मुझे आपने बताना है बेस डेप्रिसिएशन के लिए किसको बनाए? यूजफुल लाइफ। शाबाश। अब मुझे बताएं यूजफुल लाइफ गिवन है, रेट गिवन है सर। रेट गिवन है, उसने हमें इतना गाइड कर दिया कि रेट दे दिया है, और रेट की मदद से हम वैसे यूजफुल लाइफ बेस बना सकते हैं। 5 इयर्स बन जाएगी, वो आपको पता ही है ना। 1/रेट अगर हम यूज करें तो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाते हैं। सही हो गया ना बच्चे? तो ये 1/रेट क्या है? 1.2 विच इज इक्वल टू 5 इयर्स, 5 साल है जी बच्चे। जी बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हम 5 इयर्स या बेस बना लें या डायरेक्ट 20% यूज कर लें? तो बच्चे अब जरा कैलकुलेशन आप लोगों ने डेप्रीसिएशन की तो आपने वर्किंग मुझे करके देनी है बच्चे। अच्छा, एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन हम डेबिट करें, ये कंसोलिडेशन की एंट्री नहीं है, ठीक है ना। इसकी एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन करेक्ट। 1542। जी, मैं वर्किंग कर रहा हूं इसी के सामने। देखिए बच्चे, 7710 पे हमने एसेट रिकॉर्ड किया, इसका 20% आपने यूज करना है। जी 1542। बताइएगा। 1542, अफाक साहब ने मुझे फिगर बताई है, 1542। अब बच्चे इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। एक्सपेंस बढ़ गया, साथ ही साथ बच्चे एसेट कम हो गया, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता है ना, कॉस्ट में से लेस होगी तो एसेट की अमाउंट कम हो जाएगी। जी कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट ईयर के एंट्रीज हमने फुल फ्लैज पोस्ट कर ली। फर्स्ट ईयर की एंट्रीज हमने सभी की सभी पोस्ट कर ली हैं। आप में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जी मैं अभी 1 मिनट, सिर्फ मैं 1 मिनट का क्वेश्चन ले रहा हूं। सर ये सारी एंट्रीज 16 की हैं या 17 में रिपीट हुई? जी ये 16 की हैं, 17 इयर्स की हम अभी एंट्री कंसीडर करते हैं बच्चे। ठीक है जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 साल की और आपको एंट्रीज पोस्ट करके बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी बच्चे। समीउल्लाह बच्चे, मैंने उसके लिए आपको ना अभी फिल वक्त इक्वेशन समझाई थी, आपको याद होगा, लीज पेमेंट की और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, उन दोनों की इक्वेशन समझाई थी कि आप अभी इसी को बेस बना लीजिएगा। शायद आपको मेरी बात याद हो, मैं भी आपको दोबारा बता देता हूं बच्चे। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आपने लीज लायबिलिटी को मेजर करते हुए अभी ये इक्वेशन यूज करनी है, डाउन पेमेंट, लीज रेंटल, परचेज ऑप्शन। इसको मैं डिटेल डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, इसकी इनिशियल मेजरमेंट मुझे पता है अभी रहती है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन, याद है ना। और ये वर्किंग करके मैंने आपको इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन करनी है वो भी सिखाया था। याद आ गई बात आपको बच्चे? जी
अब बच्चे हम सेकेंड ईयर की एंट्रीज पोस्ट करने वाले हैं। सेकेंड ईयर की एंट्रीज देखें, अब 1 जनवरी 2017 पे कोई एंट्री नहीं होगी। अब किस डेट पे एंट्री होगी? 31 दिसंबर 2017 में सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री होगी। अब आपने मुझे एंट्री बतानी है और अमाउंट भी बतानी है, जल्दी से बताइएगा। सर कोशिश इंटरेस्ट करें। एक्सपेंस 685 से आएगा और लीज लायबिलिटी 1315 से। जी बच्चे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अमाउंट आपने अफाक मुझे 657 बताई। 685 685 1315 ठीक हो गया जी बच्चे। एनालिसिस बच्चे, एक्सपेंस बढ़ गया, साथ ही साथ बच्चे लायबिलिटी भी बढ़ गई। अच्छा, अब इसके बाद बच्चे सेकंड वन 31 दिसंबर 2017 हम एंट्री पोस्ट करेंगे पेमेंट की एंट्री। अब ये पेमेंट किसकी हो रही है? पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही है। सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए बच्चे लीज लायबिलिटी को डेबिट करेंगे 2000 रुपीज से और क्रेडिट करेंगे बच्चे बैंक को 2000 रुपीज। 2000 से लीज लायबिलिटी डेबिट, 2000 से बैंक क्रेडिट। अच्छा बच्चे, एनालिसिस क्या हुआ? लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज हो गया। हो गया बच्चे? बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब एंट्री इसके अलावा 31 दिसंबर पे कोई और एंट्री पोस्ट होनी है, मुझे बताइएगा। डेप्रिसिएशन। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट होनी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बच्चे? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। स्ट्रेट लाइन बेसिस है ना। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी जी बच्चे, आप पूछें। सर ये डेप्रिसिएशन हम क्यों पास कर रहे हैं सर? ये समझ नहीं आया सर मुझे। देखिए बच्चे, आपने पूरे का पूरा एसेट रिकॉर्ड नहीं कर दिया, राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड नहीं कर लिया। आपने ये एसेट रिकॉर्ड किया है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस एसेट से बेनिफिट हासिल करते जाएंगे, इस एसेट की वैल्यू कम नहीं होती जाएगी। जैसे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एसेट रिकॉर्ड करते हैं नॉन करंट, चाहे आपका अपना ही क्यों ना हो, आप ड्यू टू इस्तेमाल के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और वियर एंड टियर की वजह से आप उसको चार्ज करते जाएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। आपको राइट मिला है 4 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के बाद ये एसेट आप ही को ट्रांसफर हो जाना है। मैक्सिमम आप 5 इयर्स तक इस एसेट को अपने पास इस्तेमाल करोगे। यूजफुल लाइफ उसने खुद बता दी हुई है। तो हम 5 ईयर को बेस बनाते हुए इस पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। और एट द एंड, यस सर। जी बच्चे, सर अगर ऑप्शन ना हो उस सवाल में एंड को अप्लाई ना करना हो एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट, तो फिर भी डेप्रिसिएशन पास नहीं है। देखें, अगर आपके पास ऑप्शन ना हो कि आप उस एसेट को खरीद सकते हो या आपको लेसर वो एसेट ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है ना, आपने डेप्रिसिएशन तब भी अकाउंट फॉर करनी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि आपने एसेट रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो एसेट की वैल्यू को कम नहीं करना ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म या ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। अगर एसेट आपको ट्रांसफर नहीं हो रहा लेकिन लीज टर्म के लिए आपने 4 इयर्स के लिए राइट लिया हुआ है, तो 4 इयर्स के लिए जो राइट लिया हुआ है उससे जैसे जैसे आप बेनिफिट हासिल करते जा रहे हैं, आपने उसका मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक उतनी अमाउंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन की एंट्री तब भी पोस्ट होगी, लेकिन बेस बनाते हुए आपको ये देखना है कि जो शॉर्टर पीरियड है आपने उसको बेस बनाना है। अगर यूजफुल लाइफ है तो उसको बनाइएगा, लीज टर्म है तो उसको बना लीजिएगा। लेकिन अगर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो रही हो या बच्चे दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, शाबाश, परचेज ऑप्शन का, इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आपने बेस बनाना है यूजफुल लाइफ को, और उसकी लॉजिक भी मैंने समझाई आपको। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हसनैन साहब, आपको बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चे, यहां तक मुझे बताएं, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आ गई बातें?
जी ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब जरा गौर कीजिएगा। हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था कि हम सबसे पहले इस टॉपिक में रिकॉग्निशन समझेंगे। कमेंसमेंट डेट में हमने एंट्री पोस्ट करनी है। क्या एंट्री पोस्ट करनी है? डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, हमने वो सीखा। फिर हमने ये सीखा कि मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट कब होगी और किस अमाउंट पे होगी और कैसे करनी है हमने, और किन किन वैल्यूज को कंसीडर करना है, ना सिर्फ राइट ऑफ यूज एसेट के केस में बल्कि लीज लायबिलिटी के केस में। फिर इसी तरह से सब्सीक्वेंट मेजरमेंट को भी हमने समझना था। हमने मेजरमेंट भी समझ ली। अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझना है प्रेजेंटेशन का और डिस्क्लोजर का। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, डिस्क्लोजर्स हम आज नहीं समझेंगे। आज हम प्रेजेंटेशन समझेंगे। प्रेजेंटेशन भी किसकी? दोनों की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक होगा जी बच्चे? तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। सर ये सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है सर? सेम अमाउंट है ना, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड हमने यूज किया ना, 20% उसने बता दिया, कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम अज्यूम करेंगे स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। इसमें स्ट्रेट लाइन मेंशन किया हुआ है। मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। मेंशन किया तो फिर तो काम ही हमारे लिए बहुत आसान हो गया जी। उसने बता दिया जी 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन में एग्जामिनर हमसे या तो वो कहेगा कि कैसे प्रेजेंट होंगी ये इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या वो हमें कहता है इसके एक्सट्रैक्ट्स बना दो। याद रखना जब भी वर्ड वो एक्सट्रैक्ट्स बोले तो आपने एक्सट्रैक्ट्स किसके बना के देखे आने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। याद रखनी है बात। वो आपसे कैश फ्लो के भी मांग सकता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत आसान है। अभी आपने फोकस करना है दो बातों की तरफ, एक्सट्रैक्ट्स या प्रेजेंटेशन। जब भी आपसे कहे तो आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने। तो सबसे पहले बचे अ स्मॉल बॉटलिंग कंपनी, ये नाम है कंपनी का, यही नाम है ना जी? तो हम लिखते हैं अ स्मॉल बॉटलिंग। ऑरिक्स लिमिटेड है, ऑरिक्स लिमिटेड। नहीं, वो लेसर है। ऑरिक्स लिमिटेड जो है वो लेसर है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं लेसी की। मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। देखिए, अ कंपनी ऑब्टेन्स अ स्मॉल बॉटलिंग, बल्कि अ कंपनी वर्ड यूज करते हैं। ये जो ऑरिक्स लीजिंग कंपनी है ना, ये लेसर है। और लेसर की अकाउंटिंग तो हमने अभी पढ़नी शुरू ही नहीं की। लेसर की अकाउंटिंग तो हमारा टॉपिक बाद का है, हम बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक। अभी हम लेसर की वर्किंग कर रहे हैं, तो इसको मैं अ कंपनी कर देता हूं। ठीक है जी बच्चे, बात समझा पाया हूं ना आपको मैंने? और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, मैं एब्रीवेशन यूज नहीं करना है, मैंने पूरा लिख दिया है, आपसे गलती ना हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बच्चे आपने उसका एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो ब्रैकेट में लिख दें एक्सट्रैक्ट। या इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। एक्सट्रैक्ट का वर्ड अगर हम स्टार्ट में ले आए तो हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप दोनों में से कोई एक वर्ड, एक सेंटेंस यूज कर सकते हो। आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट पे बनती है, एज एट, मैं बना रहा हूं 31 दिसंबर 31 2017 पे। वो मैं क्यों बना रहा हूं उसकी रीजन अभी बताता हूं। इसमें मेरी दो फिगर्स आ जाएंगी, एक होगी 2017 की और दूसरी कंपैरेटिव की फिगर आ जाएगी 2016 की। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कुछ ना कहे, आपको याद रखना है अगर उसका कंपैरेटिव हुआ, बन रहा हुआ, तो आपको देना पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे मांगे या ना मांगे। हाँ, तब नहीं देना जब एग्जामिनर खुद कह दे कि कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें ये बात लिखी हुई होगी, कंपैरेटिव फिगर्स नहीं चाहिए। तब आपने कंपैरेटिव फिगर्स को इग्नोर कर देना है।
जब एग्जामिनर ने ये बात नहीं लिखी तो आपसे वो कहे या ना के, आपने कंपैरेटिव फिगर्स का कॉलम लाजमी बनाना है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा बच्चे, इंफॉर्मेशन हमारे पास रुपीज में है, ये भी रुपीज में और ये भी बच्चे रुपीज में। सबसे पहले बच्चे एसेट्स, एसेट्स में बच्चे नॉन करंट एसेट्स और बच्चे राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट बताइएगा बच्चे, फिगर राइट ऑफ यूज एसेट की वर्किंग करके भी बता सकते हैं। यहीं पे वर्किंग कर दूं इसके साथ ही, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो फिर मैं साथ ही कर दूंगा। देखिए बच्चे 7710, इसमें से 1543 पहले साल की डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दी। 1542 है जी, 1542 जी बच्चे। 6168 6168 6168 2016 की फिगर। अच्छा अब इसी तरह से 4626 जी 6168 में से 1542 ये भी फिगर हमने लेस कर दी। जी बच्चे क्या फिगर बताइए आफाक, दोबारा रिपीट कीजिएगा। 4626 4626 ये बच्चे राइट ऑफ यूज एसेट की फिगर हमने लिख ली। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। अच्छा अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, वो हमें लिखनी है नॉन करंट लायबिलिटीज की। आपने यहां पे वर्ड लिखना है लीज लायबिलिटी। क्या वर्ड यूज करना है? लीज लायबिलिटी का वर्ड यूज करना है। अच्छा इसी तरह से बच्चे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आपने क्या वर्ड यूज करना है? करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी का वर्ड यूज करना है आपने बच्चे। अच्छा अब फिगर्स लिखने के लिए हमें हेल्प की जरूरत है लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की, वो हमारी मदद करेगा। तो लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमने बनाया वो जरा ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे साथ साथ बात समझनी है बच्चे। हम सबसे पहले फिगर्स पिक कर रहे हैं 31 दिसंबर 2016 की। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। तहजीब साहब 31 दिसंबर 2016 पे क्लोजिंग बैलेंस ये फिगर है 4567। इसमें से प्रिंसिपल का वो पोर्शन जो हमने विद इन 1 ईयर पे करना है, प्रिंसिपल का वो पोर्शन जो हमने विद इन 1 ईयर पे करना है, वो कितना पे करना है विद इन 1 ईयर? वो ये पे करना है 1315। वो करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी है। और जो रिमेनिंग बच जाएगा पोर्शन वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी लीज लायबिलिटी में आ जाएगा। तो 1315 और 3252 1315 3252 ये हमने 2016 की फिगर्स लिख ली। अब इनका टोटल करके देखिएगा, इसका टोटल कीजिएगा तो टोटल 4567 के इक्वल बन जाएगा। करके देखें जरा, जल्दी से करें और मुझे बताएं क्या ये टोटल बन रहा है आप लोगों का? बिल्कुल सही हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगेन सुनना है आपने बच्चे। अब क्लोजिंग बैलेंस है 3252 कब? 31 दिसंबर 2017 के एंड पे। विद इन 1 ईयर 12 माह के अंदर अंदर कितनी प्रिंसिपल की अमाउंट हमने पे करनी है? 1512। और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा
वो लीज लायबिलिटी का करंट पोर्शन ही नॉन करंट पोर्शन होगा। ठीक है ना बच्चे? 1512 बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल सही लिखा था। 1512 और 1740। 1512 और 1740, इसका भी टोटल कीजिएगा। इसका भी टोटल 3252 के इक्वल बनेगा। करके देखें। हो गया बच्चे यहां तक क्लियर? जी बच्चे, ये तो हमने कर लिया बच्चे, एक्सट्रैक्ट बना लिया। अब बच्चे नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। वो क्या बच्चे? उसी तरह से अ कंपनी, कंपनी का नाम। इसके बाद बच्चे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मैं दूसरा भी आपको बताने लगा हूं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, extract from statement of comprehensive income। और आपको पता है ये फॉर द ईयर एंडेड होती है, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2017। अच्छा, जो सबसे पहला कॉलम होगा वो 2017 का होगा, उसके साथ वाला कॉलम होगा 2016 का। ये फिगर भी रुपीस में, ये फिगर भी रुपीस में। अब आपको यहाँ पे दो ही बातें लिखनी है। एक बात आपको बतानी है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 1542 और बचे फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। फर्स्ट वन थी 857 और सेकंड वन 685। ठीक हो गई जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये बच्चे हमने एक्सट्रैक्ट भी बना लिया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी। तो मुश्किल तो नहीं है बच्चे ये। तो ये बच्चे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया लीज का। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, अभी नोट बनाने हमने नहीं सीखे, नोट हम इंशाल्लाह कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। शेयर नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर बताऊंगा। असाइनमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपने उस असाइनमेंट में से वो क्वेश्चंस करने। ठीक है जी बच्चे, मैं आपको रेफर करवा दूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। 1 2 3 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास हैंडआउट्स हैं और आप ओपन कर सकते हैं तो मुझे बता दें, मैं भी आपको मेंशन करवा देता हूं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। अगर आप वो असाइनमेंट ओपन कर लें तो मैं अभी आपको रेफर करवा सकता हूं बच्चे, आप कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में कर सकते हैं नोट्स के अलावा। उसमें नोट्स नहीं, आपने बस बनाने। जी समीउल्लाह, आपके पास अगर असाइनमेंट है तो मुझे बताते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 नेम बता दें, मैं आपको भी मेंशन कर देता हूँ। जी सर, मैं ओपन करता हूँ। हूं। जी बच्चे, बताओ बच्चे। सर ओपन कर लो एक मिनट। बच्चे एग्जाम्पल क्वेश्चन बतानी है या क्वेश्चन बताने हैं सर? क्वेश्चन बताने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बच्चे मैं आपको सर पहले वाला तो स्मॉल बोटलिंग, सर फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है जो आपने करवाया है सर। जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की गेन प्रैक्टिस करनी है आपने। सेकंड वाला मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड है। बिल्कुल कर सकते हो आप, सेकंड वन क्वेश्चन भी कर लेना आपने। और सर थर्ड वाले का नेम नहीं दिया हुआ, वैसे क्वेश्चन है सर। थर्ड वन क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें जो पेमेंट की डेट है और रिपोर्टिंग डेट है वो मैच नहीं कर रही होगी।
रिपोर्टिंग डेट और पेमेंट की डेट मैच नहीं कर रही होगी। अफाक इसको जरा कंफर्म करो, श्योर करो मुझे। जी सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो वो है 28 एक फरवरी एक्स लिमिटेड क्वेश्चन 2006। होगा, एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन मुझे चेक करके बताएं। एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है। नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसके बाद Yes, एक प्रोग्रेस लिमिटेड का क्वेश्चन होगा। Yes, प्रोग्रेस sir, but 5 है। 5 है। बच्चे ये आपका होम, ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह फाइल भी अपने सामने ओपन कर लूंगा और आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को करना है। मुझे पता है किसी जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल क्लास में जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी पहले मैं उन्हें सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा और क्लास मिस मत किया करें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं आपको फिर भी एक्सेस देता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें क्लास मिस ना किया करें। ठीक है जी। जी बच्चे, आप मुझे ना मेरे नंबर पे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 0300 9427659। आप मेरे नंबर पे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी मुस्तजाब बच्चे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।